सर पहले तो हमें डर लग रही है कि कहीं पैनल टूटे ना और गिरेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, हम बिना सेफ्टी हार्नेस के हैं, मगर सेफ्टी डिस्टेंस पे है, सेफ डिस्टेंस पे है, तो आप चिंता ना कीजिए। अच्छा। और अपना ये जो पैनल है, मैंने बार बार सबको ये कहता हूँ कि ये 150 किलो तक ले सकता है। अच्छा तो फ्रेंड्स, हर किसी को 3 सबसे ज्यादा जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर लोगों के पास लॉकडाउन के बाद सेविंग हुआ है। सबसे ज्यादा इंडिया में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट लोग सबसे ज्यादा करना सीख गए हैं। सारा खर्च एक साइड, इन्वेस्टमेंट एक साइड। तो लोगों को हम एक बात बता दें कि जितना इनकम रहता है, लोग कम से कम 40 से 45% अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो LIC हो गया, FD हो गया, और ये सब बहुत छोटे छोटे कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लोगों के पास 2 सपना सबसे बड़ा होता है, अपना घर होना चाहिए और गाड़ी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन करते समय एक बात को ध्यान रखा जाता है, यदि हम घर में इन्वेस्ट करते हैं तो यह एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वैल्यू आज से कई साल बाद वो वैल्यू बढ़ती है। लेकिन हम गाड़ी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन बड़ा सिंपल है। यदि हम आज जितना पैसा लगा रहे हैं, सपोज 50 लाख लगा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, यदि इन्वेस्टमेंट हम 15 साल बाद का देखें तो वही वैल्यू कम से कम 15 से 20 गुना वो वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन गाड़ी का ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर घर के सिलेक्शन करते समय कई चीज ध्यान में रखा जाता है, लेकिन घर का सिलेक्शन अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग होता है। कुछ लोग अपने एक सिंगल होम में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग फार्म हाउस में रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में चली है, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम स्मार्ट होम्स भी बोलते हैं। जो स्मार्ट होम होता है वो इसकी डिजाइनिंग एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है, जहाँ पर पावर कंजम्पशन लेस हो, जहाँ पर जितने भी उपकरण लगे हुए रहेंगे, चाहे वो सेंसर बेस्ड रहेंगे या उसको लेस पावर कंज्यूम कर रहा होगा, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का बना हुआ रहता है, जैसे फैन हो गया, AC हो गया, फिर लिफ्ट हो गया, लाइट्स हो गए, फिर कैमरा हो गए। इन सब सारे अप्लायंसेस एकदम सेंसिटिव आइटम होते हैं और लेस पावर कंज्यूम करता है। और यहीं पर एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है कि सेल्फ पावर जनरेशन, पावर जो यहाँ कंज्यूम हो वह खुद से बिजली बनना चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि सोलर पैनल अपने छत पर लगा के हम खुद से बिजली बना सकते हैं। मतलब पूरे साल में लगभग 300 डेज बिजली हम खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं हैदराबाद का ये मेन सिटी है, जहाँ पर एक स्मार्ट होम्स बनाया गया है। वहाँ पर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा के कैसे कैसे इसको कंस्ट्रक्शन किया गया है और क्या इसकी डिजाइनिंग रही है, और इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखें। सबसे पहले जानते हैं ग्रीन बिल्डिंग होता क्या है। तो ग्रीन बिल्डिंग में समझने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम ग्रास पर बैठे हुए हैं। ये एक रूफटॉप एरिया है जहां पर अभी हम हैं। जैसे दूसरे में आप देखें तो हमारे चारों साइड प्लांट्स लगे हुए हैं, और तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉकिंग एरिया है, जहां पर यहाँ पर के जितने भी होम ओनर्स हैं यहाँ पर इवनिंग के टाइम में आते हैं, वॉकिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिम है, पार्टी एरिया है, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर ये डिजाइन किया गया है। यदि हम बात करें इस बिल्डिंग की साइज की तो लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में ये अपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसमें से 7 फ्लोर है और एक फ्लोर में 4 BHK अपार्टमेंट है। सो अशोक सर, बहुत हमें खुशी मिला यहाँ पर आकर आपसे सीखने को, जैसा कि कल हम लोग आप डिस्कस किए थे। तो सर सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में कुछ बताएं। हम तो देख लिए हैं, कई लोग देखना चाहेंगे ये लोकेशन है क्या। वैसे अभी हम हैं पंजागुट्टा में। अच्छा। जो कि हैदराबाद का सिटी सेंटर है, और आगे आप देखेंगे कि वहाँ हैदराबाद सेंट्रल है, और उसके पीछे जो है वो हुसैन सागर कहते हैं उसको, जिसमें एक बड़ी सी एक बुद्धा की स्टैच्यू है। ओके। वो एक मॉन्यूमेंट टाइप है अभी, जैसे चारमीनार है, गोलकुंडा है, तो वो भी एक मॉन्यूमेंट है अभी। ओके। सो सर वहाँ पर इंडियन फ्लैग है। हाँ। अभी बता रहे थे कि इंडियन फ्लैग का कुछ इम्पोर्टेंस है, क्या है वो? यहाँ हैदराबाद में अभी कई सारे फ्लैग्स आ गए हैं, मगर ये सबसे पहला ऐसा फ्लैग है कि बहुत बड़ा वो फ्लैग है। शायद वो एक 50 मीटर या 75 मीटर का पूरा वो फ्लैग, जो ऊपर फ्लैग है वो सिर्फ 75 मीटर का फ्लैग है। ओह,
यस। ओके, सो हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं सर, ये चारों साइड हमें दिख रहा है कि ग्रीनरी एकदम है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लग नहीं रहा है कि हम रूफटॉप एरिया पर खड़े हैं। ये है क्या एग्जैक्टली? ये जैसे मैं हमेशा हमारे लोगों में मैं कहता हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग्स होनी चाहिए हर जगह, तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि ये जो बिल्डिंग है पूरा इसका टेरेस ग्रीनरी से भरा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्रीनरी लगी हुई है, पैरापेट वॉल वहाँ सामने है, मगर ये अलग से डमी बनाया हुआ है ताकि ये सारे पेड़ पौधे लगाए जाए। और यहाँ पर देख रहे हैं सर एक छोटा सा लाइट लगा हुआ है, ये क्या है? ये एक्चुअली ये पौधा नहीं है, ये एक्चुअली एक लाइटिंग सिस्टम है। अच्छा, पौधे की तरह दिखता है। हाँ। और जो इनके जो लाइट्स हैं वो फूल की तरह हैं। एग्जैक्टली एक छोटा सा स्ट्रीट लैंप है जो दिन में चार्ज होता है और रात को आपको लाइटिंग देता है, जो एक ब्यूटीफुल नजारा आपको देखने को मिलेगा। सर उसके बाद यहाँ पर आई थिंक ये पत्थर नहीं है, ये स्पीकर है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम के लिए। करेक्ट। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, सर से और भी हम जानेंगे। तो सर यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, किस पर्पस के लिए आए हैं? तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। तो ग्रीनरी का एक महत्व अभी सोलर का भी है कि सोलर भी लगाएं और कम से कम बिजली हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कम बिजली लें। अच्छा, मतलब यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर समझने के लिए आए हुए हैं। तो सर सबसे पहले ग्रीन बिल्डिंग को सिंपल भाषा में समझे तो क्या है? जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कहीं छुट्टी मनाने जाएंगे या फिर कोई कहीं जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे दिमाग में ग्रीनरी आती है। हाँ, तो ग्रीन एक ऐसा कलर है जो अपने आंखों को शांति देता है। तो इसीलिए शायद हो सकता है इसीलिए पेड़ पौधे सारे हरियाली होती है। तो एक हो गया ये वाला जो है फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, मगर ग्रीन कॉन्सेप्ट में ये होता है कि बिल्डिंग जो है वो सेल्फ सस्टेनेंस करें। मतलब सोलर एनर्जी से पेड़ पौधे भी अपना एनर्जी बनाते हैं। एंड इतना जो बड़ा टेरेस एरिया है उसी को हम गार्डन क्यों नहीं बनाएं? आजकल का जो जैसे टेरेस गार्डन बोल रहे हैं, तो ये चीज वही है कि टेरेस गार्डन है और जो आके अपने को ग्रीनरी देख के शांति भी मिलती है। जो भी ये, क्योंकि ये अपार्टमेंट है, जो दिन भर काम करके थके मारे आते हैं, तो 10-5 मिनट अगर ऊपर आके एक वॉक सी कर ली तो उनको जो है पूरी दिमाग से शांति। जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये लग्जरी होम्स है, इसमें जो सोलर की प्लानिंग है वो कैसे हुई? क्योंकि विदाउट प्लानिंग इतने बड़े काम करना कहीं ना कहीं टाइम, मनी, ये सब वेस्ट जाएगा। इसकी प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये सिटी सेंटर में है बिल्कुल, और ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, लग्जरी अपार्टमेंट्स जी। और एक पेड़ पौधा का एक और फायदा ये भी है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, खींच लेता है और फ्रेश ऑक्सीजन देता है। ये तो सबको पता है जी। और ये जो सोलर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि साथ ही साथ ग्रीनरी के साथ साथ एक छाया भी रहे और सोलर एनर्जी। और ये जो बिल्डिंग है ये लग्जरी बिल्डिंग है, इनको सेविंग्स, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स के बारे में ज़्यादा सोच नहीं है, बल्कि ये है कि हम कुछ करें एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें ताकि हम अपना खुद का बिजली अगर यूज़ करें तो हम बाहर से बिजली लेनी नहीं पड़ेगी हमको। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ओके, तो कॉन्सेप्ट, अब इसकी प्लानिंग सर जब स्टार्टिंग में आप फर्स्ट डे जब आए होंगे, जैसे आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें काफ़ी देखने में लगा ये कैसे हुआ है। जब स्टार्टिंग में आप आए थे सर, तो आपके माइंड में क्या था उस दिन? मेरे माइंड में हम जब बात कर रहे थे, हम तो इनकी बिजली की खपत के हिसाब से 120 किलोवाट का बनता है प्रोजेक्ट, मगर क्योंकि इनका जो टेरेस बना हुआ है ये सिर्फ ग्रीनरी के लिए नहीं, एक रिक्रिएशन टाइप भी बना हुआ है कि यहाँ पर एक टेरेस में जिम भी बना हुआ है, एक टेरेस पे आपको रिक्रिएशन टाइप का एक छोटा सा थिएटर टाइप का भी है, एक पार्टी एरिया भी है। हाँ, उधर जो दिख रहा है। हाँ, तो ये जो मल्टीपर्पस है, ये जॉगर ट्रैक दिख रहा है आपको, तो ये मल्टीपर्पस टेरेस है। ओके। और जो क्लाइंट का एक कंडीशन था कि मुझे हाँ जरूर सोलर लगवाना है, मगर ऐसे जगह लगवाना है जहाँ आदमी को आपका जो सोलर सेटअप है कहीं से भी आड़ा नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कि रूफटॉप एरिया थोड़ा सा भी यूज नहीं हुआ है, तो सर उस चीज़ के लिए क्या इंटेलिजेंस लगाया गया है, कहाँ से इसकी शुरुआत करें, ये जानना चाहते हैं सर। तो हमने जब साइट इंस्पेक्शन किया है तो पहली बात हमने क्या किया कि अगर अपने को स्पेस कम यूज़ करना है तो छोटे छोटे टेबल्स बना लो। ओके।
और टेबल्स एलिवेट करके लगाओ ताकि हवा भी चलते रहे और ये फील ना आए कि कुछ नया सा लग गया है यहाँ पर। लगाने के बाद और लगाने से पहले लोग ये सोचने ना लगे कि कुछ अलग सा लग गया है। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने अभी 84 किलोवाट का लगाया है, इसको हमने 4 टेबल और 2 अलग स्ट्रक्चर्स में बनाया हुआ है। यहाँ पर जो बात की कि कुछ भी एरिया ऑक्युपाई नहीं हुआ है, तो उसका क्या इंटेलिजेंस लगाया गया है, थोड़ा सा समझाएंगे? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये बिल्डिंग जो है ये पेड़ पौधों से टेरेस पूरा भरा हुआ है। डेली इसके 500 लीटर पानी इन पौधों और इस गार्डन में लगता है। ओके। तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो क्लाइंट है कंस्ट्रक्शन में ये यूज किया है कि जो टेरेस है वो वाटरप्रूफ बढ़िया होना चाहिए। तो जो हमारा जो ये 6 इंच का लेंटर है उसके ऊपर 4 इंच का वाटरप्रूफिंग है, उसके ऊपर 3 इंच की मिट्टी है जिसपे ये गार्डन लगा हुआ, ठीक है। तो हमने जो ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि इसको हमने कॉलम को लगाना है लेंटर पे। तो मैंने पहले तो इसको हटवाया गार्डन को, और उसके बाद जो मिट्टी है वो हटवाया, फिर उसके बाद जो वाटरप्रूफिंग है वो हटवाया, हटवा के लेंटर पे मैंने एंकर किया इस कॉलम को। ओके, सो ये तो इसका बेस बना है, उसके साथ साथ इसमें भी इंटेलिजेंस है। हाँ, क्या है सर इसमें? तो ये स्ट्रक्चर जो है ये MS माइल्ड स्टील वाला स्ट्रक्चर है और इसकी जो थिकनेस है वो 3 mm की थिकनेस है। और ये जो है ये हमने 16 फीट की हमने कॉलम लगाई है। अच्छा, ठीक है, ताकि हवा नीचे से भी चलता रहे और ऊपर से भी चलता रहे। ओके, सो यहाँ पर सर ये जो है एक मतलब जिसके कॉर्नर है ये काफी स्मूथ है कि किसी को भी मतलब चोट लगने का या कुछ ऐसा नहीं। इसमें किस बात का आप ध्यान दिए हैं सर? तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, ये मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, दौड़ते हैं। तो मेरा ध्यान ये था कि वैसे कोई आड़ा तो नहीं आएगा, मगर गलती से अगर टकरा भी गए कोई तो ज्यादा चोट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ये यूज किया है, इसको हम टकरा भी जाएं तो झटका लगेगा, चोट नहीं आएगी। ओके सर, जैसा दिख रहा है कि सोलर पैनल तो यहीं तक आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको लगाया गया है, इसका क्या खास वजह है यहाँ पर? जैसे मैं कह रहा था कि ये यहाँ पर एक जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है और अगर हमें बराबर से करना होता तो यहाँ पर आ जाता और जो ये जॉगिंग ट्रैक है वो ऑक्यूपाई हो जाता। और जैसे ये कॉर्नर में है, ये कॉर्नर किसी भी चीज के लिए यूज नहीं है, तो हमने ये कॉलम यहाँ लगा दिया तो कहीं से भी कोई जगह की कमी नहीं हो रही है। तो वहाँ पर तो स्ट्रक्चर में वो इंटेलिजेंस लगाया गया है, यहाँ पर भी देख रहे हैं इस एरिया में भी इंटेलिजेंस है। क्या है सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे इतने एरिया में? तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज है ये लिफ्ट के आगे और पीछे ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम ओपन टू एयर। ओके, जो जितने भी फ्लोर्स हैं वो पूरा आर पार है, ग्राउंड तक ये खुला है। ओके, ठीक है। और ये सिर्फ लाइटिंग के लिए पॉलीकार्बोनेट डाला हुआ है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी। ओके, और कस्टमर की ये डिमांड थी कि इसको कवर भी करें छाया से, मगर लाइटिंग की कमी नहीं, लाइटिंग की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से भी हमने इसको एलिवेट किया हुआ है और लिफ्ट के लेवल तक लेकर गए हैं। और क्योंकि ये पौधे लगे हुए हैं, इसकी जो कंपाउंड है इसी को हमने यूज करके कॉलम अपने लगाए हैं। ओके, तो सर यहाँ पर सोलर पैनल यहाँ तक आया है, लेकिन स्ट्रक्चर की मेन जो सपोर्ट है वहाँ पर दिया गया है, क्या है थोड़ा सा इसको बताना चाहेंगे? जैसे इस वाले टेबल पे हमारे हर टेबल पे कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पैनल्स हमने फिट किए हुए हैं, यहाँ तक ये खत्म हो रहा है। और फिर वही चीज होगी कि हमने यहाँ कॉलम डाल दिए तो ये जॉगिंग ट्रैक खत्म हो जाएगा इसका। ओके, फिर से मतलब जॉगिंग ट्रैक पर ध्यान रखा गया है। जॉगिंग ट्रैक इसलिए भी है क्योंकि लोगों से हमें फीडबैक पॉजिटिव मिलना चाहिए कि सोलर लगवाने से हमारा फायदा हुआ है, ना कि नुकसान हुआ है। जरा सा भी किसी भी तरीके का नुकसान या डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि हमने इतने दूर इसलिए लगाया कि ये क्योंकि ये ग्रीन कॉन्सेप्ट है, आगे जाके इनके ऊपर वो क्रीपर्स भी ग्रो करेंगे। ओके, करेला हो गया या सब्जी के हो गए या फिर क्रॉटन्स के हो गए, वो अपना जो इनको भी उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर सर एक चीज है, ये इस एरिया को क्या बोलते हैं? ये भी ओपन टू एरिया है। ओपन टू एरिया है। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगाया गया, इसकी जो फिटिंग किया गया, ये वो कैसे हुआ है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? यहाँ पर भी सेम जो ओपन टू एयर वाले स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है वही हमने किया हुआ है कि यहाँ पर हमने इस वाले को ग्रेनाइट हटा के फिर हमने इस पे एंकर डलवाया इसके ऊपर, और
सीमेंटिंग की हुई है बेस पे, ताकि इसको सपोर्ट मिले। ओके। और फिर ये हमने सीमेंटिंग का बेस बनाया हुआ है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये देखने में तो काफी स्ट्रॉन्ग है सर, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है ये। और ऊपर से हमने यहाँ पर एक दिखने में भी अच्छा लगेगा, और ये जो क्रॉस सपोर्ट है ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये जो आगे जाके फिर हैंग ना हो जाए। गर्मी के मौसम में क्योंकि लोहा गर्म हो जाता है और थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है तो झूलने लगता है। अच्छा। तो इसकी वजह से ये सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये हर वाले में दिया हुआ है या खाली इसी में दिया हुआ है? नहीं, क्योंकि ये वाला जो है ये दूर जाके लीवर बन रहा है इसका। अच्छा। तो इस वजह से जो है ये, अगर इस पे कोई वेट होता तो अलग चीज था, मगर इसमें वेट नहीं है तो ये हिलने डुलने का ज्यादा रिस्क रहता है इस पे। तो इस वजह से इनको क्रॉस सपोर्ट भी दिया हुआ है, और 50% तो क्रॉस सपोर्ट के लिए है और 50% दिखने में अच्छा है। ओके। तो ये सर एक हो गया, एक टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया, 3 टेबल हो गया, चौथे या पांचवें के पास चल के देखते हैं वहां पर किस तरीके से लगाया गया है। ठीक सर, ये कौन सा एरिया है? ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर कोई जो है वो शांति के लिए ग्रीनरी की तरफ भागता है। तो मैं एक और बार बताना चाहता हूँ कि ये इतनी ग्रीनरी इस बिल्डिंग पे है कि 1 एकड़ जमीन पे जितनी ग्रीनरी हो सकती है उतनी है। दूसरा एक तरीका होता है शांति पाने की कि पार्टी करें। ओके। तो जब ये पार्टी एरिया और ग्रीनरी दोनों एक ही जगह पर मिल जाए तो बढ़िया है। तो जहाँ हम अभी खड़े हैं ये पार्टी एरिया है, जैसे ये लाइटें लगे हुई हैं आप देख रहे हैं। अच्छा। और अगर मूवी देखने का मूड है, 20 लोग 30 लोग जैसे क्रिकेट हो गया, हाँ, तो क्रिकेट मैच हो गया या फिर कोई मूवी देखने का हो गया। अच्छा। तो फिर एक ओपेरा टाइप का भी बना हुआ है। अच्छा। यहाँ पर स्क्रीन है। अच्छा। और ये ओपेरा बना हुआ है, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। अच्छा। तो सर यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर एक छोटा सा जकूजी बना हुआ है। ओके। माने ये बिल्डिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके टेरेस पे नहीं है। ग्रीनरी से लेके, थिएटर से लेके, पार्टी से लेके, जॉगिंग से लेके, चिल आउट, पानी में आप शांति से नहा सकते हो और या बस चिल कर सकते हो। और ऑर्गेनिक सब्जियां उगे हुए हैं यहाँ पर। अब तो सोलर भी लगा हुआ है। ओके। सो सर, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है जो रिक्रिएशन एरिया हम बोलते हैं, जिसमें जैसे इंडोर गेम्स हो गए, चेस, कैरम बोर्ड। ओके। जो आप, ये ग्लास से भी बना हुआ है, तो अंदर आप जोर से अगर आप एंजॉय भी कर रहे हो तो बाहर किसी जॉगिंग करने वाले को डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, ऐसा ही है? ऐसा ही है। और इसके ऊपर एक टेबल बनाया गया है। है। इसके ऊपर ये जो है ये पफ शीट से बना हुआ है। PPGI शीट लगी हुई है ऊपर, प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट बनी हुई है। उसके ऊपर भी हमने कुछ पैनल लगाए हैं। सर एक बात बताइए सर, ये जो स्ट्रक्चर में जो आयरन यूज किया हुआ है सेम आयरन स्ट्रक्चर में भी है क्या? ये बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था कि यही आयरन होना चाहिए? नहीं, ये क्लाइंट की डिमांड नहीं थी। जब हम आए थे साइट विजिट पे, हमने ऑब्जर्व किया कि ये वाला मटेरियल यहाँ यूज किया गया है। अच्छा। तो हम कोशिश ये था कि सेम मटेरियल हम यूज करें। अच्छा, ताकि एक सिनर्जी बनाई रहे। हाँ, मतलब एक जैसा मतलब दिख रहा है कि देखने में अलग सी नहीं लग रही कि कुछ इस पर लगा हुआ भी है। एग्जैक्टली मेरा मोटो यही था कि जो चीज और जो डायमेंशन जो मटेरियल इन लोगों ने यूज किया हुआ है जो बिल्डिंग ये रिक्रिएशन बनाने के लिए, तो उसी चीज को हमने भी यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर सर एक चीज बहुत बारीकी से ध्यान दिया कि कलर भी सेम है, जो कलर इस पर है वही कलर सोलर पैनल के लेग्स ये सब पर भी है। हाँ, मेरा वैसे तो अगर मेरा प्रेफरेंस होता, अगर मेरे पे छोड़ देते तो मैं ब्लैक कलर कर देता। ओके, ऐसा मगर क्या कुछ खास बात नहीं? ब्लैक मेरे को जो अपना MS स्टील है उस पे ब्लैक अगर हम डालें तो अगर कुछ पेंट उखड़ भी जाए, किसी वजह से स्क्रैच भी आ जाए तो वो दिखता नहीं है। बट क्योंकि ये व्हाइट लगा हुआ है तो हमने इसलिए व्हाइट कॉन्सेप्ट ही यूज किया हुआ है। अच्छा, तो सर एक टेबल इसके ऊपर है। पहले तो ये एरिया क्या है? जैसा दिख रहा है कि जिम है, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे क्या है ये सेम रिक्रिएशन एरिया के जैसा ही एक बना हुआ कमरा है। ओके। और इसके अंदर जिम है, जो जॉगिंग करने आते हैं, कई लोग रिक्रिएशन चेस खेलने रिलैक्स के लिए आते हैं, कई लोग चिल करने के लिए जकूजी में आते हैं। और ये भी फैसिलिटी बिल्डिंग का दिया हुआ है, जिसके ऊपर भी पफ रूफ दिया हुआ है, जिसके ऊपर भी हमने पैनल लगाए हुए हैं। ओके, यहाँ पर सर कुछ सॉकेट्स दिए हुए, इसका क्या यूज है? ये जैसे कोई एक्सटर्नल काम हो रहा हो, कोई मोटर चल रहा हो, कोई पानी देने वाला कुछ चल रहा हो, या फिर फर्टिलाइजर का कोई मशीन चल रहा हो, तो ये यूज करने के लिए इन्होंने इसी MS स्टील को इन्होंने ये केबलिंग की हुई है।
काफी स्मार्ट डिजाइन किया हुआ है। तो इसके ऊपर एक टेबल और एक टेबल इसके ऊपर लगा हुआ है। हाँ जी। सो आगे चलते हैं सर, कोई एक टेबल के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि क्या किस तरीके से, अब स्ट्रक्चर तो हो गया, इंस्टॉलेशन कैसे हुई है। हाँ। ग्राउंड में तो इतना ही हुआ है, तो एक टेबल के ऊपर चढ़ के देखते हैं। सो सर ये 6 टेबल है, तो यहाँ पर चल के देखेंगे कैसे इसका इंस्टॉलेशन ऊपर से हुआ है। नीचे तो हम लोग समझ लिए, ऊपर से कैसे हुआ है। सर पहले तो हमें डर लग रही है कि कहीं पैनल टूटे ना, और गिरेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, हम बिना सेफ्टी हार्नेस के हैं, मगर सेफ्टी डिस्टेंस पे है, सेफ डिस्टेंस पे है, तो आप चिंता ना कीजिए। अच्छा। और अपना ये जो पैनल है, मैंने बार बार सबको ये कहता हूँ कि ये 150 किलो तक ले सकता है। अच्छा। तो आप वैसे ये टूट के नीचे नहीं गिरेंगे और लुढ़केंगे नहीं। अच्छा, मतलब ये टूटेगा तो नीचे, यदि इधर से गए तो नीचे लेकिन बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे। हाँ, तो मतलब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्या इसी तरीके से सोलर पैनल पर चढ़ के काम होता है? हाँ, बट जब हमारे इंजीनियर्स चढ़ते हैं तो बाकायदा सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाता है और सेफ्टी हार्नेस पहन के ही हम करते हैं। तो सर ऊपर में क्या इंटेलिजेंस लगाया गया है सोलर पैनल को टाइट करने के लिए? पहले तो हमने क्या किया है, नॉर्मली क्या होता है कि ये पैनल के पीछे 4 स्क्रू होते हैं जिसको हम पर्लिन से टाइट करते हैं। ठीक है। मगर इसमें वो चीज हमने यूज नहीं किया है। हमने यूज किया है कि हमने नीचे पैनल के ऊपर इसको बैठाया है, और जो बैठाने से पहले इनके नीचे ईपीडीएम टेप डाला हुआ है। ओके। डबल साइडेड। ओके। और उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर से चिपक गया, उसके बाद हमने यू क्लैंप से टाइट किया हुआ है और एज में जेड क्लैंप से टाइट किया हुआ है, या एंड क्लैंप भी कहते हैं उसको। ओके, ये सोलर पैनल के इस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। तो सर ये जो सबसे पहले इसमें आप बात कर लेते हैं कि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में दूसरा कंपोनेंट जो होता है सोलर पैनल, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे? सोलर पैनल है क्या, कैसे और अलग सोलर पैनल से अलग है ये जो है ये 440 शार्क है, और इसकी जो एफिशिएंसी है, कन्वर्शन एफिशिएंसी है 22% है। ओके। एंड ये लूम की शार्क कहला जाता है। इसको बोलते हैं शार्क इसलिए क्योंकि ये सुपर हाई एफिशिएंट पैनल है। ओके। एंड दूसरी बात ये भी है कि ये 440 वाट का पैनल है सिंगल साइड, मगर ये है हमने यूज किया क्योंकि 16 फीट एलिवेट किया हुआ है और जगह कम है, तो हमने यहाँ पर बाइफेशियल पैनल यूज किया हुआ है। ओके। जिसकी बैक साइड से भी 20% एफिशिएंसी है, क्योंकि ये 16 फीट एलिवेट किया हुआ है, तो 440 प्लस 20% इज 525 वोट का ये पैनल है अभी। ओके, तो अब चलते हैं दूसरे टेबल पर, देखते हैं कि ऐसे 4 टेबल ऐसे बनाया हुआ है, दूसरे टेबल 2 टेबल बने हुए वहां पर कैसे इंस्टॉल किए गए, वहां पर चल के देखते हैं। ठीक। तो सर दूसरे टेबल पर जो है वहां तो हम सेफ फील कर रहे हैं क्योंकि ये टीन शेड है। सर यहाँ पर बताएंगे कि ये किस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है ये सारे सोलर पीवी मॉड्यूल को? पहली चीज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आप सेफ फील कर रहे हैं, इसकी थिकनेस जो है सिर्फ 0.5 mm है, बल्कि मैं तो पैनल पे चढ़ के ज्यादा सेफ फील करूंगा। अच्छा, ऐसा है मतलब गलत सोच रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है सर? ये है, इसको कहते हैं हम PPGI शीट। ओके। प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। हाँ। और इस पे हम लोग जो है ये मिनी रेल्स बोलते हैं इसको, इनको इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा। और सेम हमने जो एंड क्लैंप और मिड क्लैंप की हेल्प से इनको लॉकिंग किया हुआ है। ओके। और जो हमने पैनल यहाँ पर यूज किया है, ये क्योंकि इनकी हाइट कम है शीट से, तो यहाँ पर बाइफेशियल यूज नहीं किया है, बजाय इसके कि हमें यहाँ पर 540 की शार्क वाली पैनल यूज की है। तो सर एक बात बताइए, यहाँ पर जो टाइट किया हुआ है सारे रेल्स को, तो नीचे से कुछ बेस दिया हुआ है, ये जो टाइट किया हुआ है ये वाला ये वाला, ये इसको बोलते हैं सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ओके। ये एक बार लॉक हो जाता है तो खुलता नहीं है। ओके। तो नीचे से कुछ सपोर्ट नहीं है इसको, ये बोल्ट सिस्टम नहीं है, नट बोल्ट सिस्टम नहीं है, ये इसको बोलते हैं सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ओके, तो सर एक जो ये टेक्नोलॉजी इसमें भी अभी आ चुका है। हम तो ये सोच रहे पुराने जो नट बोल्ट होते थे ना स्ट्रक्चर में, कि एक साइड से करेगा, एक साइड से बंदा टाइट करेगा, आज के टाइम में वो नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट में इस टाइप के यूज। हाँ, ये जो सेल्फ टैपिंग स्क्रूज हैं, और ऊपर से ये भी है कि इनका एक रबर वॉशर रहता है इसमें, तो ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ भी है। अच्छा, हाँ, एक जो वाटर का है कि वाटर नीचे जाना नहीं चाहिए। हाँ। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये एश्योरिटी कैसे होता है कि वाटर की लीकेज नीचे नहीं जा रही है? एक तो हम जब इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद हम एक वाटर टेस्ट भी करते हैं
अच्छा, वाटर टेस्ट होता है। अच्छा, ओके। वाटर टेस्ट का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ हम पानी से पैनल्स को जब क्लीन करते होते हैं तो नीचे से एक आदमी खड़ा होकर देखते हैं, ऑब्जर्व करता है कि कहीं से पानी ओके ड्रॉप गिर रहा है कि नहीं। अगर कुछ गिर रहा भी हो, किसी भी वजह से, वर्कमैनशिप की गलती की वजह से अगर गिर भी रहा हो तो उसको हम आरटीवी सीलेंट से सील कर देते हैं। अच्छा, मतलब इस टाइप की सेफ्टी ध्यान में रखा जाता है। तो सर, एक बड़े प्रोजेक्ट में जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है सोलर पैनल पर धूल है और मतलब क्लीनिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। हाँ, तो ये जैसे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बड़ी सी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है। हाँ। तो इसकी वजह से जो है इवन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब भी धूल का जो है इश्यू रहता है। तो इसमें हम लोग 3-4 तरीके हम यूज कर सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन कस्टमर का प्राइसिंग, इकोनॉमिकल सिचुएशन और उसका जो रीचेबिलिटी है पैनल को पहुंचने का, उनके चलते हम 3-4 ऑप्शंस हम क्लाइंट को देते हैं। एक तो सीधी सी बात है कि जैसे पाइप से आप क्लीन कर लिए, एक वाइपर से क्लीन कर लिए जहां आप पहुंच पा रहे हो। जहां नहीं पहुंच पा रहे हो या जहां डर लग रहा है या जहां डेंजर सिचुएशन है, वहां पर हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम देते हैं। ओके। ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम, जो हर एक पैनल पे एक स्प्रिंकलर लगा रहता है और पाइपलाइन रन करते हैं और एक बूस्टर पंप देके हम जब दिन में एक बार 5 मिनट चला लिए तो सारे पैनल एक ही साथ वो प्रेशराइज पानी से क्लीन हो जाते हैं। ओके। तीसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि एक नैनो कोटिंग आती है ग्लास के ऊपर, ओके, जिसके चलते अगर सुबह की औस की वजह से जो धूल चिपक जाता है उसमें, वो भी नहीं चिपकेगा। ओके। जैसे हवा चलेगी तो धूल रेत की तरफ उड़ जाएगा। जैसे पंखा ये सब में अब आ चुका है, पंखा ये सब में जल्दी धूल पहले जैसा नहीं लगती है। हाँ। और चौथा ऑप्शन ये भी है, वो थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है, जो रिमोट सिस्टम है, जो अपने आप सुबह को कोई भी टाइमिंग दे दीजिए आप, 5 बजे 6 बजे या सनराइज से पहले, वो अपने आप पूरा क्लीन करके, रोल करके, क्लीन करके आ जाता है। रोबोटिक वाला जो प्रोजेक्ट है, ये साइट सर्वे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बेसिस पर साइट डिजाइन करते समय क्या क्या बात ध्यान में रखा जाता है? हमारे कंपनी में एक डेडिकेटेड डिज़ाइनर है और जो साइट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम मेक श्योर ये भी करते हैं कि वो इंजीनियर भी साथ में आए। ओके। ताकि उनको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे किस जगह के कितना गैप देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कहीं अपने को कुछ लेग हटाना हो, उसके एवज में सपोर्ट ऊपर से कैसे दें, ये सारी चीज़ें समझने के लिए उनको भी साइट विजिट करना होता है। तो साथ में मैं या फिर कोई इंजीनियर जा रहा है साइट विजिट पे तो वो भी जाता है डिज़ाइन चेक करने के लिए। ओके। तो जब साइट डिजाइन रेडी हो जाता है तो फाइनल अप्रूवल किन से मिलता है कि नहीं कुछ ज़्यादा घटाना है, बढ़ाना है, तो फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं इस बिल्डिंग का? देखिए, ऐसा है कि एक तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पहले हम लोग PVsyst यूज़ करते हैं, फिर हम लोग जो है कैड डिज़ाइन करते हैं कि मटेरियल कैसे होना चाहिए, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, फिर हमारा एक और सब्सिडरी यूनिट है जहाँ पर हम लोग फैब्रिकेट करते हैं। ओके। कई बार क्या होता है कि फैब्रिकेशन यूनिट पे हम फैब्रिकेट करके ऑन साइट लाके इंस्टॉल करते हैं, मगर इस वाले साइट में सारा कुछ इंस्टॉलेशन यहीं हुआ है। अच्छा, फैब्रिकेशन भी यही हुआ है? फैब्रिकेशन यहीं हुआ है साइट पे। अच्छा, ओके। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है जो सर्विस लिफ्ट है नहीं और इतने बड़े कॉलम्स हम सीढ़ी से ला नहीं सकते। अगर वो बना बनाया कुछ आ गया तो फिर वो तो आएगा ही नहीं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑन साइट हमने इनको फैब्रिकेट करवाया है। जब फाइनल डिजाइन ये सब ओके हो गया होगा, उसके बाद आते हैं मटेरियल डंपिंग का, जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम, ये सब सारे आते हैं। तो इतने बड़े फ्लोर पर सर, 8 फ्लोर है, कैसे कैसे मतलब मटेरियल कैसे ऊपर आया है? देखिए, मशीन से ज़्यादा मैं जो है मैन पावर पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि जिसके पास दिमाग होता है वो ध्यान भी रखता है। और हमने यहाँ पर लगभग 20 लेबर लगाए हैं। सारे पैनल्स उठवा के ऊपर लेके आने के लिए। और ये कॉलम्स जितने भी आप मटेरियल देख रहे हो सारे एक मैन पावर से ही सीढ़ी से आया है। ओके। अच्छा, सीढ़ी से अच्छा, जैसा बताया कि सर्विस लिफ्ट यहाँ नहीं है तो सीढ़ी से आया है। यस सर, सैल्यूट करना चाहेंगे जितने भी मैन पावर यहाँ पर काम कर रहे थे और अभी भी देख रहे, सारा काम अभी कर रहे हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर अब इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि इसका
इसके बाद क्या प्रोसेस होती है? सोलर पैनल के बाद कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जैसे आप बोल रहे थे कि एक बार हमने जो सिस्टम डिज़ाइन कर दिया, कोशिश ये करेंगे कि क्लाइंट को एक्सप्लेन करें। नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट अगर हमें ट्रस्ट कर रहा है कि सर अपना जो डिज़ाइन है आपके डिमांड के हिसाब से बना हुआ है, तो वो गो अहेड दे देगा। अगर नहीं, थोड़ा अगर उसको डाउट लग रहा है तो वो चेक भी कर सकता है। और क्योंकि ये खुद ये जो बिल्डिंग है, इसका जो बिल्डर है ये 6th फ्लोर पे खुद रहता है रेसिडेंस, और ग्राउंड फ्लोर पे इसकी ऑफिस है, और इनके पास 20 से ऊपर आर्किटेक्ट्स हैं। ओके। तो इस वाले केस में ये जो स्ट्रक्चर और कैड डिज़ाइन बना हुआ है, ये बाकायदा पूरे इनके टीम के पास गया था अप्रूवल के लिए। ओके, मतलब ये पूरा प्रोफेशनल वर्क हुआ है। तो सर अब सोलर पैनल से सारा कमीशनिंग करने के बाद ये कैसे कैसे ये कमीशनिंग किया जाएगा? तो इसमें मेजर कंपोनेंट्स है स्ट्रक्चर और पैनल्स जो लग गए हैं, अब इनके कनेक्शंस होंगे। उसके बाद जो इन्वर्टर है वो नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ से हमने डीबी बॉक्सेस पे लेके जाएंगे। वहाँ चल के देख सकते हैं सर? हाँ हाँ जरूर। तो सर ये रूम जो है एलटी पैनल रूम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे यहाँ पर क्या है? हाँ, तो जैसे अपन लोग हम वहाँ से ऊपर से डीसी केबलिंग लेके आते हैं नीचे, तो इस रूम के नेक्स्ट रूम में हमारे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर डीसी जाके एसी में कन्वर्ट होता है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ये है 84 किलोवाट का सिस्टम, मगर ये 20-17 ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है 5 मीटर्स पे। और जैसे आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 ऐसे सारे अपार्टमेंट्स के 16 मीटर लगे हुए हैं, जिसमें से अब हमें 5 अपार्टमेंट्स के मीटर्स पे लगाना है। ओके, मतलब अपार्टमेंट ज्यादा है लेकिन जो मीटर है वो कम ही अपार्टमेंट में भी सोलर लगा है। राइट। ओके, तो सर एक क्वेश्चन है कि पूरे बिल्डिंग को चलाने के लिए कितना बिजली की जरूरत होगी और उसमें से कितना % सोलर लगा है यहाँ? ये यहाँ पर 16 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से 5 लगे हुए हैं, यानी आप गुने 3 ले लीजिए। तो अभी जो 85 किलोवाट लग रहा है या फिर 84 लग रहा है, 84 किलोवाट के 3 गुना ले लो आप, तो लगभग 250 किलोवाट का आसपास आता है। मगर यहाँ पर क्योंकि सारे अपार्टमेंट्स को नहीं लगवाने हैं, और दूसरी बात ये भी है कि ऊपर का जो जगह दिया हुआ है हमें, तो इतना ही लिमिटेड जगह दिया हुआ है ताकि हम सिर्फ 84 ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो थिएटर एरिया बना हुआ है या जो पार्टी एरिया बना है उसको कवर नहीं करना है। अच्छा, कुछ मतलब वहाँ पर लिमिटेशन है, वहाँ पर कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेट मीटरिंग ये सब कहाँ पर लगेगा सर? यहीं पर लगेगा? ये जो मीटर्स लगे हुए हैं, तो पहले जो हम नेट मीटरिंग की अगर बात करें, तो यहाँ जो सिस्टम है कि पैनल्स लगाने से पहले जब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, तो हमें जाके एक एप्लीकेशन देना होता है कि फलाने मीटर पे हमने सोलर लगवाना है। उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी अप्रूवल। तो पहले फिजिबिलिटी अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद एक बार हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ऑनलाइन होता है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने को अप्रूवल आ जाता है। एक बार वो अप्रूवल आ जाए, फिर हम अपना सारा मटेरियल डंप करके इंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करते हैं नेट मीटरिंग के लिए। जिसमें जरूरी कंपोनेंट ये है कि हर एक पैनल जो भी यूज किया गया है उसके सीरियल नंबर्स भी चाहिए होते हैं। चाहे जितने भी लगे हैं, 100 किलोवाट में अगर 300 पैनल लग रहे हैं तो भी हर एक पैनल का सीरियल नंबर उस पर मेंशन किया जाना चाहिए। तो जब ये हो जाता है, तो ये हम लोग नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो यहाँ के जो लोकल एई होता है वो आके इंस्पेक्ट करता है कि इन्होंने जो सीरियल नंबर्स मेंशन किए हुए हैं वो इस पे लगे हुए हैं, वाकई में लगे हुए हैं। दूसरा वो ये भी देखता है कि जिस मीटर नंबर पे हमने अप्लाई किया उसी मीटर पे लगे हुए हैं। तब जाके वो उसी क्लाइंट जो मीटर है जिस क्लाइंट के नाम से उसी बिल्डिंग पे लगना चाहिए। तो ये सारे चेक करके वो अप्रूव करता है। उसके बाद फिर नेट मीटरिंग जो मीटर है वो आता है और मीटर एक्सचेंज होता है, और जो ये सिंगल साइड मीटर है नॉर्मल अपना, उसको हटा के बाई डायरेक्शनल मीटर जो नेट मीटरिंग बोलते हैं वो लगाते हैं। और जो पुरानी बिल है, जब तक कि वो ओल्ड मीटर चल रहा है, उस मीटर रीडिंग को इस पे अपलोड किया जाता है। और फिर वो जो पुराना मीटर है वो लेके जाता है, क्योंकि हमें सबमिट करना होता है, तो वो जो लाइनमैन उसको फिट करता है वो लेके जाता है वापस, और फिर उसको ऑनलाइन में उसको सिर्फ नेट मीटरिंग से कन्वर्ट करता है। ये सारा जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन के बाद फिर 2 हफ्ते का रहता है। उसके बाद हमें ऑनलाइन में अपडेट मिलता है कि योर मीटरिंग इज अंडर नेट मीटर।
ओके ओके। तो अब आप जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर, तो यहाँ पर थोड़ा ये भी बात कर लेंगे, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ती है इस एरिया का? पर यूनिट कॉस्ट लगभग 5.5 रुपए पड़ता है यहाँ Okay. पर विद इन द स्लैब। ओके। अगर आप स्लैब पार कर रहे हो तो फिर वो 7, 8, 9, 12 तक भी जाता है। ओके, तो ये कमर्शियल एरिया है या रेसिडेंशियल एरिया है? ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। ओके ओके, हाँ, रेसिडेंशियल बट एक जो मीटर है जहाँ पर हम जो 5 मीटर में से 1 मीटर है जो हम कॉमन एरिया पे दे रहे हैं, जो कम्युनिटी सेंटर है, वो एक कमर्शियल मीटर है, 4 अपने जो है रेसिडेंशियल मीटर है। ओके, मतलब दोनों का मिक्स है यहाँ पर। हाँ। तो सर सारे टेक्निकल स्पेक्स हम लोग तो बात कर लिए, अब बात करते हैं कि सिस्टम का परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरे प्लांट जो 84 किलोवाट का प्लांट है, पूरे लाइफ में कितना परफॉर्मेंस देगा? देखिए पूरे लाइफ में अगर आप देखेंगे, जैसे ये इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो बाइफेशियल यूज किया हुआ है, तो और जो ये मोनोपर्क पैनल्स हैं, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है 22% होती है कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट किया जाए तो इसके लाइफ टाइम में, जो कि 25 ईयर्स हम बोलते हैं, तो लगभग 30 लाख यूनिट्स, 30 लाख यूनिट ये बना देगा अपने लाइफ टाइम में। और आगे अगर आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या फिर आप प्लांटेशन की बात करें, कितने प्लांट्स हम सेव कर पा रहे हैं इस चक्कर में, तो मैं आपको बता दूं कि 2200 से लेके 2300 पौधे के बराबर ये सेविंग करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 1400 टन कार्बन डाइऑक्साइड ये सेव करेगा। तो मतलब ये इन्वायरमेंट के लिए ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजली की सेविंग तो हो ही रही है। अब हम बात करते हैं सर, ये तो रहा परफॉर्मेंस, इतने बड़े साइट लगा है, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना होता है? देखिए एक अच्छा बढ़िया सवाल है ये। हमेशा मैं कहता हूँ कि लगभग एक यूनिट जो है 1 महीने में 1000 की आपको बचत करेगी। ओके। और ये जो इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं, ये ऑन एन एवरेज 60,000 पर किलोवाट का पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी ऐसा है। ओके। ये स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली 50,000 के आसपास हम अगर लगा लें, कैलकुलेट करें, ये स्ट्रक्चर अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लगा दें, ऑन एन एवरेज सोलर का मार्केट 50,000 के आसपास है। ओके। और अगर हम 1 किलोवाट लगाए हैं 50,000 में, तो 1 किलोवाट 1000 बचत करता है 1 महीने में, तो साल भर में 12,000 रुपए बचत कर रहा है। और 4.5 ईयर्स में आपके 50,000 जो हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया वो वापस आ जाता है, वापस कर दे रहा और बाकी जो 20 साल और बचे हैं वो आपकी कंप्लीट सेविंग्स है। ओके। और ये फॉर्मूला लागू है, चाहे आप 1 किलोवाट इंस्टॉल करो, 2 किलोवाट, 100 किलोवाट, जितने भी इंस्टॉल करो, आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज समवेयर बिटवीन 4.5 to 5 ईयर्स। ओके सर, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में आपका 2 फार्मूला है, वो दोनों को एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए वो फॉर्मूला हमारा नहीं है, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, आप जानते होंगे उनको, सोलर गांधी के नाम से भी जानते हैं, जो अभी 11 साल के प्रण लिए हुए हैं कि वो घर नहीं जाएंगे और एक सेल्फ सस्टेनिटी के बस में चलते हैं, बस में वो चल रहे हैं और सबको ये अवेयरनेस दिखा रहे हैं कि जो है सोलर को अडेप्ट कीजिए, क्लाइमेट को कंट्रोल कीजिए। और उनका ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे को बहुत पसंद आया और मेरे दिमाग में वो बैठ गया है, विच इज कॉल्ड एज AMG। ओके, ये AMG क्या है? AMG का मतलब है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी यूज्ड। ओके। एंड दूसरा ये भी है कि व्हेन यू हैव फाइनाइट रिसोर्सेज, द साइज ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड। ओके। The resources are fixed. या अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे हैं उस हिसाब से, तो अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिमिटेड रखें। यू हैव टू, व्हेन द रिसोर्सेज आर फाइनाइट, योर नीड्स आल्सो हैव टू बी फाइनाइट। ये उनका कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है ये AMG का कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि अवॉइड टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज मच एज पॉसिबल। ओके। जहाँ 2 बल्ब की जरूरत है, जहाँ 1 बल्ब की जरूरत है, वहाँ 2 न लगाएं, 2 न चलाएं। ओके। और अगर पर्दे खोल के खिड़की से उजाला, लाइट और हवा आ रही है तो लाइट वैसे भी ना यूज करें। और अगर सख्त जरूरत है तो मिनिमाइज करके यूज करें। तो यहाँ पर सर एक जो कॉन्सेप्ट चलता है एनर्जी इफिशिएंट होम, क्या
क्या ये डिफिनेशन को पूरा कंप्लीट इसी डिफिनेशन पर काम करती है ये करेक्ट। बिल्डिंग? तो AMG का पूरा मतलब है अवॉइड एज मच एज इलेक्ट्रिसिटी यू कैन ओके। टू यूज, अगर जरूरत पड़े तो मिनिमाइज इट एंड यूज, और जो मिनिमाइज करने के बावजूद भी जो आप एनर्जी यूज कर रहे हो उसको आप जनरेट करोगे। जी का मतलब है जनरेट यूजिंग सोलर। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे गुरुदेव के। दूसरा जो टर्म है सर वो क्या है? दूसरा है ये एक यहाँ पर अभी प्रमोशन चल रहा है IGBC का, जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जो ये नॉर्म्स और पॉलिसीज बनाए हुए हैं कि एक बिल्डिंग जब बनेगा या एक विला प्रोजेक्ट जब बनेगा तो इतनी सी ग्रीनरी होनी चाहिए, इतना सोलर होना चाहिए, सोलर स्ट्रीट लैंप से लेके सोलर पावर जनरेशन तक होना चाहिए। तो अगर वो कंडीशन कोई अपार्टमेंट या फिर कोई विला प्रोजेक्ट फुलफिल करता है तो उस एवज में वो लोग उसको ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन देते हैं। ओके। ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले और दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट्स में भी करने के लिए। ओके। और एक और बात ये जान लीजिए कि ये बिल्डर पे नहीं होता है सर्टिफिकेशन, ये बिल्डिंग पे होता है। अच्छा, मतलब एक एक बिल्डिंग पर होता है? एक बिल्डिंग फलाना अगर XYZ बिल्डर है और उसने 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो एक में ग्रीनरी और सोलर है और एक में नहीं है, तो जिसमें सोलर लगा हुआ है जिसमें ग्रीनरी है उसी को IGBC का सर्टिफिकेट मिलेगा। सो सर अब हम जो इस साइट लगाए हैं, जो आपके टीम है उनसे हम मिलना चाहेंगे, उनका फीडबैक लेना चाहेंगे कि उनकी एक्सपीरियंस क्या है। उनको हमें तो लगता है यहाँ पर आके हमें प्राउड फीलिंग हो रहा है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम आके ये इन्फॉर्मेशन हम आपसे सीखें हैं और देखें। तो उनसे टीम से भी हम मिलना चाहेंगे जरूर, क्योंकि क्लाइंट को जो चाहिए हमने समझा और हमने रिसोर्सेस अवेलेबल कराया, और जो एग्जीक्यूशन है एग्जीक्यूशन पार्ट हमारे इंजीनियर से करते हैं। तो आप अगर चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। जरूर जरूर सर, प्लीज। यहाँ पर सर यहाँ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और इनके टीम सर, योर नेम प्लीज सर। योर नेम सर एंड योर? सत्यदेव प्रसाद लोग। तो सर यहाँ पर जो इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है सर हैं, तो बताएं सर डे 1 से क्या एक्सपीरियंस रहा है जब साइट के बारे में आपको पता चला था? इसमें मैंने इधर पहले साइट सर्वे किया था, पूरा मेजरमेंट डिटेल साइट सर्वे बना के हमारा डिजाइनर को पूरा रिपोर्ट दे दिया। उन्होंने भी खुद आके इधर पूरा डिटेल उन्हें भी ले लिया, बाद में डिजाइन दे दिया हमारे को। ओके। उसका हिसाब से और एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर ऑर्डर कर दिया, मटेरियल पहुंच गया, पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। ओके। पहले हम TSSPDCL से अप्रूवल ले लिया। ओके। इधर 5 सर्विस कनेक्शन है TSSPDCL का। 5 सर्विस कनेक्शन का ऊपर हम लोग पहले अप्रूवल ले लिया। तो यहाँ पर जितने भी काम है सब आपके सुपरविजन और सर के सुपरविजन में हुआ है? यस सर, मेरा सुपरविजन में हो गया। सर का सपोर्ट भी ज्यादा मिल गया। सर का सपोर्ट है या? हाँ सर, 2 दिन से आपके साथ में है, आपके इंजीनियरिंग को हम देखे हैं। सबसे बड़ा तो हम 10 मिनट के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, हमें डर सच में लग रहा था। आप इतने काम किए हैं, आप तो एक प्राउड फील होना चाहिए। एक्सपीरियंस है जो किए हुए हम लोगों ने देखे हमने कैसे किए। अच्छा। चढ़ के काम करना पड़ता है। तो क्या मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिएगा? हम लोग की पैनल्स लगाए, वायरिंग्स किए हैं, सबसे जो हमने यहाँ पे किए हुए हम लोग को जो एक्सपीरियंस है सबसे किए हमने। ओके। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है या पहले ऐसे रेगुलर है? ये रेगुलर है, हम तो बहुत साइड कर चुके हैं। अच्छा, रेगुलर है। तो यहाँ पर कुछ आपको नया चीज सीखने को मिला है? हाँ सर, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो अलग है, जो यहाँ पे कुछ अलग सीखने मिला हम लोग को। ओके। तो सर के साथ, सर के पहले हम सर से बात करते हैं। सर बहुत सपोर्ट, अभी कुछ मांग रहे थे ऊपर चढ़ के। सर आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम वही इलेक्ट्रिकल पूरा पैनल लगाते हैं, वायरिंग करते हैं। अच्छा। फॉर्मेट लाइनिंग जो भी है A-Z पूरा काम करते हैं। मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ सोलर का। अच्छा। मैं बड़ा प्रोजेक्ट भी किया हूँ, मेगावाट में भी किया हूँ। अच्छा। किलोवाट में भी कर रहा हूँ, कर रहे हैं, करेंगे। अच्छा, करेंगे। तो सर सबसे पहले ये बात बताइए, जो कमीशनिंग आपका मेन काम है जी, आपका कमीशनिंग है, सर का डिजाइनिंग है और सर का आपका सर इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस प्लांट? बहुत मिला है। जैसे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे मतलब हम लोग ज्यादा बड़ा काम किए, उसका अलग है, इसका अलग है, तो हमको मतलब सबसे अच्छा यही लग रहा है। अच्छा, तो ऐसे इसमें कुछ सीखने को आपको क्या मिला कि दूसरे प्रोजेक्ट में लगेगा हाँ ये तो हम किए हुए हैं?
इसमें हमको मतलब एक काम नहीं किए हैं, छोटा छोटा किलोवाट वाला ऊपर वाला मैं ग्राउंड का किया है। तो हमको मतलब ये अच्छा लग रहा है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कितना भी ऊपर हो नीचे हो हम लोग कर सकते हैं, जैसा भी है कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला है इस साइट पर? ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ पे सब नट बोल्ट से टाइट होते हैं, यहाँ पे पूरा वेल्डिंग किया हुआ है और ये फुली वाटर प्रूफिंग है। ओके यहाँ पे सब जैसा दूसरे इसमें पैनल्स लगाते नेट बोल्ट लगाते वाटर प्रूफिंग नहीं रहता, यहाँ पे पूरा टेपिंग करके नट बोल्ट कुछ भी नहीं है, पूरा वेल्डिंग है और टोटली वाटर प्रूफिंग है। ऐसे सर यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो रहते हैं, ये वीडियो बहुत ही खास है। यह वीडियो देखने से किनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनमें है, क्योंकि कई आए दिन मुझे ये सवाल होने को होता है कि एक अपार्टमेंट में रहने वाला आदमी ये सोचता है कि ये सारे बिल्डिंग तो कम्युनिटी बिल्डिंग है और मैं अकेला कैसे लगवाऊं। दूसरा जिसको लगवाना है और जो रियल एस्टेट में है, जो रियल एस्टेट में डील करते हैं, जो रियलेटर्स हैं, उन सबको ये फायदा होगा ये वीडियो से कि कैसे किया जाएगा, कैसे हो सकता है, सोलर इंस्टॉलेशन से फायदा क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कितनी सेविंग्स हो सकती हैं, उससे ग्रीनरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब जिनको जानना है, जो नॉलेज हॉबी है, जिनको नए नए चीज़ें सीखने का और जो सोलर लगवाना चाहते हैं, चाहे सेविंग की वजह से या चाहे ग्रीनरी की वजह से लगवाना चाहते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। और जो रियल एस्टेट में हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं रियल एस्टेट में, उनको भी फ़ायदा होगा कि यार मैं अपने बिल्डिंग को IGBC काउंसिल में सर्टिफिकेशन कैसे कराएं। तो सर एक चीज़, जो रियल इस्टेट है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी है, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा जो दिक्कत एक है जो कई लोगों से बात करने से पता चला है कि ये जो बिल्डिंग है एक ग्रुप ऑफ पीपल का ये बिल्डिंग है। यहाँ पर सोलर की एक बहुत बड़ी चैलेंजेज है कि ये डिसीजन मेकर की हु विल टेक डिसीजन कि यहाँ पर सोलर होना चाहिए, तो यहाँ पर कैसे डिसीजन लिया गया है सर? लकीली क्या है, ये बिल्डिंग एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिनका जो बिल्डर का ऑफिस है वो भी इसी बिल्डिंग में है और एक फ्लैट में बिल्डर खुद रहता है। तो डिसीजन मेकर जो है नॉर्मली एक अपार्टमेंट में एसोसिएशन करता है, जो वेलफेयर एसोसिएशन होता है वो करता है, या फिर एक इंडिविजुअल को अगर लगवाना हो तो उसके जो रूफटॉप में स्पेस कितना आ रहा है उसके शेयर में, उसी के अंदर लो स्पेस में हम लोग ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। ये कैसे, हम अपना स्ट्रक्चर और कस्टमाइजेशन के हिसाब से बाकियों को जो ना प्रॉब्लम हो उनके खुद के इंस्टॉलेशन में वैसे भी हम कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल का चॉइस हो। ओके या फिर अगर ग्रुप एक सारे अपार्टमेंट मिल के करना है तो आप एसोसिएशन से करवा सकते हैं। ओके क्योंकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना कि इंडिविजुअल लेवल पर तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन ये जो है ग्रुप ऑफ पर्सन का डिसीजन है, तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, उनका खुद का डिसीजन है ये। यस, तब तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं ये आगे ये रेकमेंडेशन भी करता हूँ कि जो विला प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए बन रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं वो खुद ही इनिशिएटिव लें और जैसे नॉर्मल अपार्टमेंट्स में या फिर जो विला प्रोजेक्ट्स में कई सारे चीज़ें देते हैं कि हमारे पास लिफ्ट है, हम लिफ्ट देंगे आपको, डीजल जनरेटर देंगे आपको, स्विमिंग पूल दिया जाएगा आपको, कम्युनिटी सेंटर दिया जाएगा, फ्री एक्सेस टू जिम दिया जाएगा। उसी तरीके से हर एक विला पे मैं डेवलपर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर बेचने से पहले ही सोलर लगवाएं और अपने क्लाइंट्स को ये बोलें कि सर आपका जो लाइफ लॉन्ग है बिजली नहीं आपको बिल पे करना होगा। ओके, तो सर यहाँ पर अभी हमें याद आ गया कि सोलर लगे हुए घरों का होम वैल्यू लगभग बढ़ जाती है, एग्जैक्ट इन अमाउंट हमें नहीं पता है, और रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़े रिसर्च एजेंसी ने लिखा है कि सोलर लगाने के न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर क्या फ़ायदे हैं। क्या ये सच बात है? यस, ये सच बात इसलिए भी है कि नॉर्मली जो पुराने हमारे कंस्ट्रक्शंस थे नवाबों के या फिर उससे भी पहले मुगलों के, तो आज भी वो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं अपने, इतने ज़्यादा खंडर नहीं बने हैं वो, मगर जो आज के हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो फास्ट मूविंग बिल्डिंग्स हैं और 25 साल का उनका लाइफ रहता है। जैसे कोई नई बिल्डिंग बनती है और उसकी 25 साल की लाइफ है, तो जैसे नया बना उसके ऊपर सोलर लगा दिया तो बिल्डिंग जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तो सोलर भी उसका लाइफ खत्म करता जाएगा। जैसे 25 ईयर्स का बिल्डिंग है और 25 ईयर्स की सोलर प्लांट है, तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे तो नया बिल्डिंग वहाँ बन जाएगा। अदरवाइज क्या है, एक 20
साल पुराना अगर बिल्डिंग है और आप उस पे सोलर लगवा रहे हो हाँ। तो और आगे ये 25 साल अगर इसका लाइफ है तो इसका मतलब बिल्डिंग का लाइफ जो है 45 साल हो गया, तो ज़्यादा ही पुराना हो जाता है। उस वाले केस में वेट बेरिंग कैपेसिटी भी अपने को चेक करनी होती है टेरेस की, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जो न्यू बिल्डिंग्स हैं उसमें साथ ही साथ इंस्टॉलेशन करने का ये फ़ायदा है कि जो जितनी लाइफ है अपार्टमेंट की या फिर वो बिल्डिंग की, उतनी लाइफ तक अपना सोलर भी रहता है। और दूसरा ये भी चीज़ है कि जो नया नया खरीदने वाला होता है और उसको हम अगर बोलते हैं कि सर फॉर एग्जांपल अगर एक फ्लैट आप 1 करोड़ का ले रहे हो, एक क्लाइंट है जो 1 करोड़ में लेने के लिए राजी है, और अगर सोलर की वजह से अगर वो 1 करोड़ 10 लाख हो रहा है तो एक साथ लगवा लेगा वो, और एक साथ वो दे भी देगा क्योंकि वो इट विल बी कवर्ड इन दी हाउस लोन। सही बात आप बोले कि जो होम लोन है, होम लोन विद सोलर करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 6.5% का है। हाँ राइट सर। तो अदर फैसिलिटी की जैसे जिम हो गया, पार्किंग हो गया, लिफ्ट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ये सब इंटरनल एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जिसकी चार्ज कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो यदि आप इस टाइप के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और आप हैदराबाद के आसपास के लोकेशन के हैं तो यहाँ के जो सोलर एक्सपर्ट हैं उनका इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट loomsolar.com से प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके बिल्डिंग में कोई सोलर इंजीनियर आपको गाइड करके जाए तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट से इंजीनियर विजिट बुक करना है। वहां से हमारे इंजीनियर आपके एरिया में जाएंगे, प्रॉपर ग्राउंड की रियलिटी जो है वह चेक करेंगे, उसके बाद एक सोलर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जो रियल एस्टेट पर्सन है जैसे बिल्डर हो गए, रियल एस्टेट के प्रोफेशनल हो गए, जो सेल परचेज का काम करते हैं, या एंड होम ऑनर्स जो इस टाइप की बिल्डिंग परचेज करना चाहते हैं, तो यह वीडियो उनके लिए काफी फायदेमंद है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।